बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम प्रेमनगर था। इस गांव में हर साल इतनी बारिश आती है कि पूरा गांव बाढ़ के कहर में आ जाता है। लेकिन कुछ दिनों में जब बारिश रुक जाती है तो धीरे धीरे गांव का माहौल पहले के जैसे हो जाता है और सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन इस साल ऐसा लगता है कि आसमान पूरी तरह से नाराज सा हो गया है। एक मिनट भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश होते हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब गांव के सभी लोग बारिश को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इसी गांव के किनारे एक घर ऐसा था जो बहुत ज्यादा गरीबी से परेशान था। घर में बिरजू और उनकी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहती थी। बेटी का नाम गौरी और बेटा का नाम गोलू था। बिरजू बहुत मेहनती इंसान है, लेकिन वक्त से मजबूर और हारा हुआ था। वहीं बिरजू की पत्नी उर्मिला अपने 2 बच्चों के साथ मजबूरी में भूखे प्यासे पड़ी थी। उर्मिला के पड़ोस में एक आंटी रहती थी। इनका स्वभाव इतना अच्छा था कि जितनी तारीफी की जाए उतना ही कम है। पड़ोसन वाली आंटी उर्मिला को अपने बेटी के जैसे मानती थी। उर्मिला का घर पूरा मिट्टी और बांस से बना हुआ छत, जो बारिश में बहुत ज्यादा पानी टपकता है। उर्मिला बारिश को रोकने के लिए जगह जगह कटोरी लगाती है। देख रहे हो, हमारे बच्चे इतनी बारिश में कितना कांप रहे हैं। अब तो घर में भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। गोलू के तो इतना ज्यादा बुखार है, पूरा शरीर आग के जैसे तप रहा है। गौरी के पापा, आप कुछ कीजिए ना। क्या करूं उर्मिला, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन बारिश की वजह से मैं थोड़ा काम पर जाने में लेट हो गया। उसी दिन सेठ ने मुझे काम से ही निकाल दिया, नहीं तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। सेठ ने काम से निकाल दिया है तो आप दूसरा काम देखिए ना। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। हमारे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। उर्मिला, तुम बात को नहीं समझ रही हो। काम की इतनी ज्यादा मारामारी चल रही है, हर कोई काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। भला मुझे कौन काम देगा? एक बार आप किसी के यहाँ काम मांगकर देख लीजिए। आखिर कोई तो होगा ना जो हमारी मदद करेगा। हाँ बाबा माँ बिल्कुल सही कह रही है। आप जाइए किसी से यहाँ से कुछ खाने के लिए मांग कर ले आइए। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। हाँ बिटिया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बिरजू अपनी बेटी की ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन बिरजू भी क्या करे, वो भी बहुत ज्यादा मजबूर है। हे भगवान, मैं कितना अभागा पिता हूँ। अपने बच्चों के लिए एक टाइम खाने के लिए भी इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान, मेरे जैसा पिता किसी भी बच्चे को मत देना। बिरजू इसी बात को सोचते हुए गांव में किसी के यहाँ कुछ मांगने के लिए निकल जाता है। तभी जाते जाते रास्ते में देखा है कि चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो बिरजू बारिश में भीगते हुए उसी चौपाल पर पहुंच जाता है। अरे बिरजू, क्या बात है? इतनी बारिश में भीगते हुए आखिर कहाँ जा रहे हो? भैया, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। आप अपने घर से मुझे थोड़ा सा चावल उधार है तो दे दो। जैसे ही मेरा काम लग जाएगा मैं आपको आपका चावल लौटा दूंगा। अरे बिरजू, हर हफ्ता तेरी यही कहानी रहती है। कभी आटा दे दो तो कभी चावल दे दो। कुछ न कुछ मांगने पहुंच ही जाता है। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? हमारे यहाँ क्या पेड़ में पड़ता है, जो जब देखो तब तू मांगने पहुंच जाता है। भैया, अब की बार आप थोड़ा सा ही चावल दे दीजिए। अब मैं दोबारा नहीं मांगूंगा। एक बार बोल दिया ना, मेरे घर में चावल नहीं है। रोज रोज ऐसे ही मांगने आता रहता है। मेरे घर का भी पूरा चावल खत्म हो चुका है। अब जा यहाँ से, दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बिरजू गांव के आदमी की ये बात सुनकर वहां से अपने घर के लिए निकल लेता है। बिरजू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कुछ देर बाद अपने घर पहुंच जाता है। क्या हुआ, आप खाली हाथ आए हो? कुछ मिला नहीं क्या? नहीं उर्मिला, हमको किसी ने कुछ नहीं दिया। सब लोग चावल देने से मना कर दिए हैं। देख रहे हो, अब तो अपने घर में रहने लायक भी नहीं है। पूरे घर में पानी पानी भर चुका है। पूरे छत से पानी टपक रहा है। अब हमें बाहर रहने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। हाँ उर्मिला, चलो बच्चों को ले लो, चलो यहाँ से, वरना पता नहीं कब हमारा घर गिर जाए। कोई भरोसा नहीं है। फिर बिरजू और उर्मिला अपने बच्चों को लेकर बारिश में भीगते हुए एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं।
बाबा, अब हम लोग तो अपना घर छोड़कर चले आए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे बाबा? मुझे पेड़ के नीचे खड़े होने में बहुत डर लग रहा है। हाँ बाबा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। बाबा, हम लोगों को अपने घर में कोई काहे नहीं रखता है? चिंता मत करो बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लग रहा है भगवान भी हमारा परीक्षा ले रहे हैं, तभी तो ये बारिश नहीं रुक रही है। किसी तरह ये रात गुजर जाए बस। हम अगले दिन कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। यही कहकर बिरजू अपने बच्चों को लेकर पेड़ के नीचे रात गुजार देता है। जैसे ही सुबह होती है, कुछ घंटों के लिए बारिश भी रुक जाती है। हवाएं बहुत ही तेजी से चल रही थी। मौसम बहुत ही अच्छा था। खेतों में चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली थी। इसी मौसम को देखकर बिरजू को अपने बचपन की याद आती है, जब उसकी माँ उसे समझाती है। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि जब मुश्किल घड़ी आती है तो अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब पेड़ की छांव ही तुम्हारा सहारा बनेगी। उर्मिला, हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या आइडिया है? मुझे भी तो बताओ। उर्मिला, बचपन में मेरी माँ मुझे एक बात सिखाती थी। मेरी माँ कहती थी कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा साथ सब छोड़ देंगे, तब पेड़ की छांव ही तुम्हारा सहारा बनेगी। अब मैं इसी पेड़ पर अपना घर बनाऊंगा, फिर हमारे घर को न बारिश और न ही बाढ़ ले जा पाएगी। गौरी के पापा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो तुम पेड़ पर घर बनाने चले हो? पेड़ पर घर बनाना कोई मामूली बात नहीं है। उर्मिला, हमारा सपना है कि मैं पेड़ पर घर बनाऊंगा। देखना, और उर्मिला, हमारा घर जरूर बनकर तैयार होगा। देखते हैं गौरी के पापा तुम्हारा ये सपना पूरा होता है कि नहीं। बिरजू और उर्मिला दोनों आपस में घर बनाने के विषय में बात कर ही रहे थे, तभी उनकी पड़ोसन वाली आंटी उनसे मिलने आती है। उर्मिला, गोपाल बता रहा था इस बाढ़ में तुम्हारा पूरा घर बह गया। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमारे पूरे छत से पानी टपक रहा था। उस घर में रहने लायक नहीं था। जैसे ही हम लोग अपना घर छोड़कर बाहर रहने लगे, उसके कुछ दिनों बाद ही पूरा घर बाढ़ के चपेट में आ गया। उर्मिला, जब ऐसी बात थी तो एक बार तुम्हें बताना चाहिए था। तुम हमारे घर आ जाती ना। नहीं दीदी, कब तक हम दूसरों के घर में रहेंगे? अब गौरी के बाबा बोल रहे हैं कि हम पेड़ पर घर बनाएंगे ताकि बाढ़ भी हमारे घर को ना बहा पाए। पेड़ पर घर बनाने की बात सुनकर पड़ोसन वाली आंटी मुस्कुराई और बोली, क्या बोल रही हो उर्मिला? तुम दोनों पेड़ पर घर बनाओगे? हाँ दीदी, गौरी के बाबा कह रहे हैं पेड़ पर घर बनाऊंगा ताकि बाढ़ भी हमारे घर को ना बहा पाए। उर्मिला, तुम दोनों बहुत मेहनती हो। मुझे पता है तुम दोनों इस घर को बनाने में जरूर कामयाब हो जाओगे। हाँ दीदी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। ठीक है उर्मिला, मैं चलती हूँ। अगर तुम दोनों को मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत बताना। मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी हूँ। दीदी, आपने पूछ लिया, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारा साथ हमेशा देती हों। इतना बोलकर पड़ोसन वाली आंटी वहां से चली जाती है। अब उर्मिला और बिरजू बहुत सारे सूखी लकड़ियां और बांस, रस्सी, घास, ये सब चीजें इकट्ठा कर लेते हैं। तभी गांव के एक सेठ को पता चलता है कि बिरजू पेड़ पर घर बना रहा है, तो वो सेठ बिरजू के यहाँ आता है और बिरजू का मजाक उड़ाते हुए बिरजू से कहता है, अबे बिरजू, तू क्या चिड़िया है जो पेड़ पर अपना घोंसला बना रहा है? हाँ सेठ, मैं चिड़िया नहीं हूँ, बल्कि एक मजबूर बाप हूँ जो अपने बच्चों को रहने के लिए पेड़ पर घोंसला बना रहा है। बिरजू की ये बात सुनकर सेठ वहां से अपने घर चला जाता है। देखना सेठ, बिरजू जो घर बना रहा है एक दिन गांव का मिसाल बनेगा। सेठ को अपने पड़ोसी की ये बात सुनकर उसके मन में जलन होने लगी। फिर उसने एक रात बिरजू के घर को गिराने की साजिश रच डाली। आज चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं बिरजू का घर गिराकर ही मानूंगा। बिरजू अपने आप बहुत चालाक समझता है। सेठ अकेले में बात कर रहा था, तभी उसका पड़ोसी उसकी सारी बात सुन लेता है और सेठ के पास आता है। अरे सेठ, तुम क्या करने जा रहे हो? तुम बिरजू का घर गिराने जा रहे हो? तुमको पता है बिरजू कितनी मेहनत से ये घर बनाया है, तुम ये नहीं कर सकते हो। मैं बिरजू का घर गिराने जा रहा हूँ, तुम्हारा तो घर नहीं गिराने जा रहा हूँ ना।
अगर तुम ये बात किसी से भी बताओगे तो तुम्हारे घर का भी यही हाल होगा। इससे अच्छा है कि तुम किसी से कुछ मत बताओ, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। सेठ, तुम दूसरों के विषय में भला इतना गलत कैसे सोच सकते हो? मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। देखना, आज रात को मैं करके दिखाऊंगा। अगर तुम किसी से कुछ भी कहोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तभी जैसे ही रात हो जाती है, सेठ एक डंडा लेकर बिरजू के घर की ओर जा ही रहा था, तभी अचानक से उसके पैर के नीचे एक सांप आ जाता है और सेठ को बहुत ही जोर से काट लेता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, हमारी मदद करो। सेठ ऐसे ही आवाज देता रहा, लेकिन रात का समय था, सेठ की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद सेठ ऐसे ही तड़पते तड़पते मर जाता है। जब सुबह होती है तो सभी गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सेठ का पड़ोसी भी वहां आता है। अरे भाई, सेठ को तो सांप ने काट लिया है। देखो तो, पूरा शरीर नीला पड़ गया है। भला इतनी रात को सेठ यहाँ क्या करने आया था? मैं बताता हूँ सेठ इतनी रात को यहाँ क्या करने आया था। कल रात में सेठ अकेले में बात कर रहा था कि आज रात को मैं बिरजू का घर पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। तभी हमने सेठ की सारी बात सुन ली थी, लेकिन सेठ ने मुझे धमकी दिया था कि अगर किसी से कुछ भी बतायागा तो मैं तेरे साथ भी यही करूंगा। फिर तो सही है भाई, सेठ को अपनी करनी की सजा मिल गई। तुम्हें पता है बिरजू कितनी मेहनत से अपना ये घर बनाया है। सेठ उसकी मेहनत बर्बाद करने आया था, लेकिन भगवान ने उसकी करने की सजा दे दी। भगवान, आज आपने हमारा घर बचा लिया। ऐसे ही आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज आपकी वजह से हमारा घर बच गया, वरना सेठ हमारी मेहनत को 1 मिनट में बर्बाद कर देता। बिरजू का पेड़ पर घर बनाना एक प्रेरणा बन गया था। लोग दूर दूर से बिरजू का घर देखने के लिए आते हैं और बिरजू की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। बिरजू, तूने तो कमाल कर दिया। आज तुमसे मुझे एक सीख मिली है। अगर हमारे अंदर हिम्मत और काबिलियत है तो हम अपने लिए एक नया रास्ता जरूर निकाल सकते हैं। इसी तरह बिरजू की मेहनत रंग लाई और हर जगह बिरजू की ही तारीफ ही हो रही थी कि बिरजू ने पेड़ पर ही घर बना डाला है। हिम्मत और मेहनत से कुछ भी संभव है। बिरजू ने हार मानने के बजाय पेड़ पर घर बनाने का निर्णय लिया और साबित किया कि अगर इंसान ठान ले तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता निकाल सकता है। तो बच्चों, आपने देखा ना, बिरजू ने हार नहीं मानी और पेड़ पर अपना नया घर बनाकर सबको दिखा दिया कि हिम्मत और मेहनत से कुछ भी संभव हो सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि और भी ऐसी मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेंगी।